हाँ बच्चों, जब सारे बच्चे बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, मस्त हूँ बेटा। आप लोग कैसे हैं बताएं? यस। आप सभी बच्चे कैसे हैं? नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, हाँ तो रेगुलर ऑनलाइन क्लास लो। नेटवर्क इशू बेटा, मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल सही है। देखो, यस 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 यस। तो सारे बच्चे तैयारी कर ले, ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, आप लोगों को एक बात तो समझ में आई गई है कि पूरी तरह से अब आपको लग जाना चाहिए। रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, तो इससे हम लोग को ये तो पता चल गया है कि अब हमारा काम क्या है। पहले क्या था, बच्चे धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहे थे कि रिजल्ट आया नहीं है तो पता नहीं कि कट ऑफ 200 चला जाए। भाई सबकी अपनी अपनी हो गए, 300 ही चला जाए। ठीक है, हम लोगों ने बता रखा था कि कट ऑफ 510 से 515 के बीच में जाएगा। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब आपको ये बात तो पता चल गया है कि आप कहां पे हो और आपको अब क्या करना है। तो जो काम करना है उस पर पूरी ताकत से लगिए। जो टीचर, जो भी हैं, जितने भी टीचर हैं मंथन बैच में, जो आपसे कह रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से करके लाओ। नहीं बेटा, सैटरडे को क्लास नहीं होगी। सैटरडे को आपकी प्रिपरेशन लीव रखी गई है टेस्ट के लिए, और हमेशा है। सैटरडे को आपकी प्रिपरेशन लीव रहती है टेस्ट के लिए। जैसे आप टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर होके दें, उसको ये ना समझे कि नहीं बस एक टेस्ट देना है। ताकत से दे, पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ। ठीक है, पूरी ताकत से पूरी क्षमता के साथ टेस्ट दें। यस। आप लोग बताइए, आधार टेस्ट है या फुल लेंथ टेस्ट है? माइनर टेस्ट है कि मेजर टेस्ट है? कमिंग सैटरडे को। अच्छा, माइनर टेस्ट है, आधार टेस्ट है, ठीक है। उसका सिलेबस तो सबको पता है। सिलेबस वैसे मैं लिख चुका हूं। कौन से नंबर का टेस्ट है बताना जरा, कौन से नंबर का टेस्ट है बच्चों? टेस्ट नंबर क्या है, 4 कि 5 कि 6? टेस्ट नंबर 4। अच्छा, टेस्ट नंबर 4। जहां तक मुझे याद है, मैंने इसका सिलेबस स्टाइक्योमेट्री, है ना, ऐसे ही कुछ बताया ना, ऑल कंसंट्रेशन टर्म। हाँ, स्टाइक्योमेट्री ऑल कंसंट्रेशन टर्म। तो आप अपना पूरी ताकत से इसको करिए, आधार नंबर 4 टेस्ट को। अखिलेश बेटा, सिर्फ बायो की क्लास 6 दिन चलेगी। 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बॉटनी। सिर्फ बायो की क्लास, क्योंकि बायो में जूलॉजी और बॉटनी 3-3 दिन चलेगी। जैसे फिजिक्स 5 दिन चलती है, केमिस्ट्री 5 दिन चलती है, तो अब बॉटनी भी 3 दिन चलेगी, 3 दिन जूलॉजी भी चलेगी अगले वीक से। तो सैटरडे को सिर्फ बायो की क्लास रहेगी। हम लोग मैक्सिमम टाइम आप लोगों को टेस्ट के लिए देना चाहते हैं, सब लोग। और आज मंथन 2.0 वाले बच्चों का ओरिएंटेशन है जूम पे। जूम पे उन लोगों का ओरिएंटेशन है, मंथन 2.0 वालों का। कल से मंथन 2.0 वालों बच्चों की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल पहली बेसिक क्लास होगी। अच्छा, सारे बच्चों को बता दूं, सैटरडे को हम लोग पटना में बोरिंग रोड पे वेदांतु के सेंटर पे आ रहे हैं। पटना बोरिंग रोड वेदांतु सेंटर पे आप सभी बच्चों को हम लोग वहां पर 1 बजे के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिहार या बिहार के आसपास या पटना में रहते हैं और मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, वो वहां पे मिल सकते हैं। वो वहां पे हम लोगों से मिल सकते हैं। कहां पर?
बोरिंग रोड सेंटर, पटना। ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे कि 2-4 महीने बाद आपकी तरफ भी आए। ठीक है, कोशिश हमारी लोगों की रहेगी। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाराणसी भी आएंगे। आप लोग टेस्ट के लिए स्टार्ट हो जाओ। आप लोग टेस्ट के लिए स्टार्ट हो जाओ। और सारे बच्चे बहुत ईमानदारी से टेस्ट देंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ईमानदारी से, है ना? हाँ, यस। देखो, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, दिमाग में बैठा लो। ठीक है? यदि आप पूरी क्षमता के साथ टेस्ट देते रहते हो तो आप समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। पूरी ताकत से टेस्ट देने से, पूरी प्रिपरेशन के साथ टेस्ट देने से आपका सिलेबस बार बार प्रिपेयर होता रहता है और आप अपनी कमियों को बार बार दूर करते रहते हो। और ये कलेक्टिव रिजल्ट आपको उस दिन दिखाई देता है जिस दिन आप नीट का एग्जाम दे रहे होते हो, या आपको ये दिसंबर में दिखाई देगा जब आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पा रहे होगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले आपको याद होंगे। क्यों? क्योंकि आप हर संडे ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो। तो हर चैप्टर 3 से 4 बार तो अभी रिवाइज हो जा रहा है। अब जैसे ये चौथा नंबर का टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का ही टेस्ट है, 5वां टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में आपने 5 टेस्ट दिए हैं, 1-2 नहीं, 5। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी दिखाई होगी वो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होंगे ना, पारंगत हो जाएंगे। मतलब मोल कॉन्सेप्ट में उनका लेवल ये पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 टेस्ट दिए हैं। तो 5 टेस्ट में वो अपनी कमजोरियां, ठीक है, या जो सब टॉपिक वीक होंगे वो सब दूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं, ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। हर चैप्टर के कम से कम 3, 4, 5 टेस्ट होंगे हर चैप्टर के। किसी चैप्टर के 3 टेस्ट, किसी चैप्टर के 4 टेस्ट, किसी चैप्टर के 2 टेस्ट। मगर ये सब रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम आपका है। आप पूरी ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो अपने आप सारा सिलेबस आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा, सारा सिलेबस आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा। और नहीं दोगे तो फिर यार आपको सिलेक्शन दिलाना, ठीक है, आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता यदि आप ईमानदारी नहीं बरतोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आ जाइए। सर स्पीड कैसे बढ़ाएं? जब आप टेस्ट दोगे, क्वेश्चन किसी दिन बनेंगे, किसी दिन नहीं बनेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ दिमाग में सेट हो जाता है, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। आओ अब चलो टेस्ट के लिए तैयार हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीएसडी नंबर 1, टीएसडी नंबर 1 बताओ। टीएसडी नंबर 1, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्ड टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज कहा जा रहा है ऊंचाई वालों जगह पर, ऊंचाई जहां पर ऊंचाई होती है, हाई एल्टीट्यूड होता है, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 से कम होता है। इसका क्या रीजन है बताइए? 100 से कम होता है, आंसर दो। टेम्परेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, द प्रोपोगेशन proportional of heavy water increase, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम मोर। बताइए भाई, सब लोग आंसर दें। टीएसडी नंबर 1, हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है वाटर का 100 से कम क्यों होता है? हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है वाटर का 100 से कम क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से कम क्यों होता है? यस, जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। यस 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 यस, वेरी, सभी बच्चे आंसर दें। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है।
जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है तो हमें कम वेपर बनानी पड़ेगी। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है कि वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यदि ये वैल्यू कम होगी तो हमें वेपर प्रेशर कम चाहिए होगा, और कम वेपर प्रेशर के लिए कम वेपर बनानी पड़ेगी। तो होता क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये भी वैल्यू डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि हमें कम वेपर बनाना है, और यदि वेपर कम बनानी है तो टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। टेम्परेचर भी हमें क्या है, कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या बताई थी? जिस टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, बस हमें उतनी वेपर बनानी होती है जितनी वेपर से उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो हमें वेपर कम बनानी पड़ेगी, और वेपर कम बनानी पड़ेगी तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। क्यूएसडी नंबर 2। हाँ भाई, हाँ भाई, क्यूएसडी नंबर 2 जरा करके बताओ। क्यूएसडी नंबर 2। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे नीट एडवांस की बुक ले ले। ठीक है, आपको सिर्फ डीपीपी लगाना है, नीट एडवांस बुक करनी है, और बहुत ज्यादा टेस्ट देने हैं। यस। TSD नंबर 2, इक्वल मोल ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर मिक्स्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट आर इतना एंड इतना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज में निकालना है। बताइए। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, और दोनों के इक्वल मोल है। दोनों के इक्वल मोल है। कल ये सब पढ़ाया है, कल ये सब पढ़ाया है। हाँ हाँ, तुम विजुअल हो समीर, समी तुम दिख रहे हो, बिल्कुल दिख रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारे बेटा 2 कान है, 2 आंख है, पूरा दिख रहे हो। आंसर बताओ जल्दी। आंसर बताइए। अब जरा देखो यार बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कल कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, और मैंने कहा था ये फार्मूला बहुत यूज होगा। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर होता है? PA नॉट अपॉन PB नॉट NA अपॉन NB। याद है? ये फार्मूला कराया है कल। अब जरा बताओ, यदि मैं बेंजीन को A मान लूं, टोल्यूइन को B मान लूं, तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मतलब ये निकालना है। तो इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, इसको क्या लिख दिया? 1 माइनस YA। क्यों? दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। इसका मतलब एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का अपने आप पता है। इसकी वैल्यू दी, बेंजीन कितना है? 700, टोल्यूइन कितना है? 600, और मोल क्या है? दोनों के बराबर, तो कट गए। बराबर मोल है, कुछ भी मान लो, 1 और 1 मान लो, तो वो कट गए। अब 1 2 1 2, तो 6YA इक्वल टू 7 माइनस 7YA। तो अब क्या आएगा? ये इधर आके जुड़ गया, तो 7 और 6 13, 13YA इक्वल टू 7। तो YA की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाई 13। 7 डिवाइडेड बाई
13। हम्म 7 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ गया 0.54। 0.54 डी आंसर। डी। क्या ये हम लोगों ने पढ़ाया था कल? ये देखो है, मैंने कहा था ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना, और ये बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था ये बुक में नहीं मिलेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किए हैं इनको आप अच्छे से ध्यानो और समझो। अब आप बताइए किसके कितने मार्क्स? 2 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, टेस्ट के नंबर बताएं। टेस्ट के नंबर 2 में से किसने कितने सही किए? 2 में से किसने कितने सही किए? यस, वेरी गुड। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, 2 में से किसने कितने सही किए? यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड। चलो चलो फिर आओ, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सभी बच्चों को मैंने कहा है, सभी बच्चों को मैंने कहा है कि भाई पिछली क्लास को रिवाइज करके बैठा करो क्लास के अंदर, ठीक है ना? यदि आप 100% ईमानदारी से मुझे फॉलो करते हो तो आपका अपने आप केमिस्ट्री में 150 से ऊपर नंबर आएगा। 160, 170, 180 अपने आप आएगा, यदि मेरी सारी बातों को फॉलो करते हो अपने आप आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मगर फॉलो करते हो मतलब जो कह रहा हूं वो करते जाते हो, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जो तुम्हारे रेंज के बाहर हो, कि तुम्हें लगे यार ये करेंगे कैसे, ऐसा कुछ मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा मैं कुछ कहता ही नहीं हूं। चलो, हाँ, अब देखो लास्ट क्लास में मैंने कहां पे छोड़ा था आपको, यदि याद हो तो राउल्स लॉ का केस नंबर 2 चल रहा था, याद है सबको? आप लोगों की नोट्स बुक में लिखा होगा राउल्स लॉ का केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब एक लिक्विड वोलेटाइल हो, ओनली वन लिक्विड volatile in nature, याद है सबको? ये केस पढ़ा रहा था जब एक लिक्विड हमारा क्या हो, वोलेटाइल हो। अब हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया था, यदि आप सभी को याद हो तो कल मैं यहां पे छोड़ के गया हूं, इस जगह तक मैं ले आया था आपको, ये इक्वेशन ड्रा हुई है, ये इक्वेशन ड्रा हुई है। क्लियर है सबको यहां तक? कल मैं यहां पर था, है ना? अब जरा देखो मैं इसको बताना चालू करता हूं। मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया था आपको कल, ये पढ़ा दिया है जो लिखने जा रहा हूं, क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। पहला पॉइंट ये पढ़ाया था। पी नॉट की वैल्यू पीएस से ज्यादा रहेगी हमेशा। दूसरा पॉइंट, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर गिर जाता है। सर, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ, क्यों? क्योंकि देखो पहले हमारा वेपर प्रेशर इतना था, अब जब उसमें नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इतना हो गया। पहले क्या था,
सिर्फ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में जैसे ही सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। कि यार वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज करता है जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो। तो किसी ने कहा कितना डिक्रीज करता है, तो गौर से देखिए, किसी ने कहा कितना डिक्रीज करता है, तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। आप अच्छे से मेरी बात को समझिएगा। पहले वेपर प्रेशर 80 था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो अब बन गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 70। बताओ कितना डिक्रीज हुआ। पहले वेपर प्रेशर 80 था, सॉल्वेंट का। अब मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया 70। अब बताओ कितना डिक्रीज हो गया है, कितना डिक्रीज हो गया है। सारे बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी, मेरे साथ पढ़ते रहें। जवाब मांगू जवाब दो, गलत दो सही दो, मगर दो जो तुम्हें समझ में आया। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बच्चा कह रहा है सर आपने सॉल्यूट नहीं लिखा है ना। कितना डिक्रीज हो गया है, 10 है कि नहीं। अब तुमने 10 निकाला कैसे, तुमने 10 ऐसे निकाला ना, चेक करो, तुमने 10 ऐसे निकाला, ऐसे ही तो निकाला, इसी का आंसर तो 10 है। इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ, ये क्या है पी नॉट, ये क्या है पीएस, तो इसके डिफरेंस के बराबर डिक्रीज हुआ है। चेक करो, इसका मतलब यदि मैं पूछूं कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, तो पी नॉट माइनस पीएस के डिफरेंस के बराबर। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, पी नॉट माइनस पीएस के डिफरेंस के बराबर, है ना। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, पी नॉट माइनस पीएस के डिफरेंस के बराबर। इसी को कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लॉरिंग कितना हुआ, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट माइनस पीएस के बराबर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को बोलते हैं, और बोला जाता है कितनी वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस पीएस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसका मतलब क्या होता है, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, उसको बोलते हैं पी नॉट माइनस पीएस। तो पी नॉट माइनस पीएस इसकी वैल्यू है, या फिर इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो काई इंटू पी नॉट, ये आपस में बराबर है ना, तो चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, ये आपस में बराबर है तो, है कि नहीं भाई, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, जब ये दोनों आपस में बराबर है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान ना हो। तो यदि मैं पूछूं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई के। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स है, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे डिफरेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब
उनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। भाई ये वैल्यू कब बढ़ेगी, ये तो कांस्टेंट है, जब इसको छोटा करते जाओ। अब मैं कह रहा हूं इनका डिफरेंस बढ़ रहा है, अब इनका डिफरेंस बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, तो इसका मतलब यदि ये डिफरेंस बढ़ रहा है तो ये वैल्यू और कम होती चली जा रही होगी, ये और कम होती चली जा रही होगी, है कि नहीं? बताइए बताइए। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट के अमाउंट पे। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कहा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान से देखिए, आंसर बताइएगा, ठीक है? हाँ, विच solution have maximum lowering of वेपर प्रेशर? ए, आप बताना है ए, ठीक है, कि किस सॉल्यूशन का लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है? 10 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन का, या 100 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन का, ठीक है? बोथ इक्वल। बताइए, आप आंसर दीजिए, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब इसकी वैल्यू, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतने ज्यादा मोल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। आपने बताया है कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो मोल किसके ज्यादा है? इसके ज्यादा है, तो लॉरिंग भी इसी में ज्यादा आएगी। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, चेक करो। यस, क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, मैं बस इसको कॉपी कर रहा हूं या लिख रहा हूं। देखिए, अब आंसर दीजिए, यही क्वेश्चन मैंने फिर उठाया। देखिए, विच solution have minimum vapor pressure of solution? ए 10 ग्राम सुक्रोज, बी 100 ग्राम सुक्रोज। बताओ भाई। सी बोथ इक्वल। अब आंसर बताओ, सेम क्वेश्चन फिर लिख दिया, जरा सा चेंज किया है। बताइए, मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके पास होगा? मुझे पता था ये थोड़ा सा ढीला है, बातों को समझ नहीं पाओगे। अरे मक्कार बच्चों, मैंने अभी आपको बोला कि ये चीज फिक्स है, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, चेंज ही नहीं होता है। अब बताओ ये वैल्यू बढ़ेगी कैसे? ये वैल्यू तब बढ़ेगी जब ये डिक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू तब इंक्रीज होगी। ना मानो तो देख लो, देखो ये 80 है, ये 70 है, ये पी नॉट है और ये पी एस है। अब ये 80 है क्योंकि ये तो 80 रहेगा, ये 60 है, ये तो 80 रहेगा, ये 50 है, ये तो 80 रहेगा, ये 40 है।
अब देखो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 10, डिफरेंस कितना आ रहा है 20, डिफरेंस कितना आ रहा है 30, डिफरेंस कितना आ रहा है 40। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये देखो। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये देखो आपने लिखा भी है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, आप पीएस की बात कर रहे हो, तो मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी इसी का होगा। क्यों, क्योंकि आपको अब ये नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है। तो पीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गौर से ध्यान रखना, पी नॉट माइनस पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के रखना कि वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है, कि बस झोंक में चले जा रहे हो, झोंक में चले जा रहे हो। क्लियर है? अब मैं देखो इसका सीएचडी दे रहा हूं कॉन्सेप्ट का, जैसे आप लोग गड़बड़ ना करें। देखिए अब मैं आपको सीएचडी दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। केस नंबर 2 क्या है, ओनली वन सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या बताया, पहला आया पी नॉट माइनस, पहले तो ये आया, पहला फार्मूला ये आया था, पी एस इक्वल टू पी नॉट काई बी। इसके बाद हमने जब इसकी वैल्यू डाली थी तो ये आया था, ये कल का है, यहां तक मैं कल करके आया हूं, ये देखो यहां तक। अब इस चीज को बोला जाता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है पी नॉट माइनस पी एस के बराबर। और इसका मतलब क्या होता है, कितना, इसका मतलब क्या होता है, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्यूट। जितने ज्यादा सॉल्यूट के मोल होंगे, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल ऑफ सॉल्यूट के या काई ए के। ये देखो यहां तक अभी मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद जरा गौर से समझो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा काई ए के। ये देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, कैसे होगा ये सारी बातें अभी पीछे एक्सप्लेन करके आया हूं मैं। शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट सीट, कॉन्सेप्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फार्मूला नोट्स तभी बनवाता हूं जब मैं उस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। यहां तक एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक बना दिया है, यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अब गौर से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है ना, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा, अब मुझे और बताइएगा, अब मुझे और बताओ, ये देखो हमारा फार्मूला यहां तक आया है। अब मैं इस चीज को इसके नीचे ले आऊं, अब मैं इस चीज को इसके नीचे ले आता हूं, तो जब आप इस चीज को इसके नीचे ले आओगे तो क्या आ जाएगा, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। चेक करो, मैं इस चीज को इसके नीचे ले आया तो ये आ गया ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, ये क्या चीज है, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, RLVP। अब गौर से मेरी बात सुनिए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बताना मेरे को। सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूं उस बात को समझिएगा और आंसर दीजिएगा। देखो सॉल्यूशन का, सॉरी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है 20, ठीक है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 12। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है 20, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 12। पहला क्वेश्चन, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, मतलब नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, वो कितना कम हो गया है 8, वो कितना कम हो गया है 8, है ना। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कितना कम हो गया है 8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है, कम हो गया है। अब ये कैसे निकालोगे, अब मैं ये पूछ रहा हूं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है 8, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो कितना कम हो गया है, इसको कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। कितना कम हुआ है 8, और था कितना 20, 20 में से 8 कम हो गया है भाई। अब सॉल्यूशन का कितना है 12 है, सॉल्यूशन का कितना है 12, तो कितना कम हुआ 8, कितने में से कम हुआ है 20 में से, इंटू 100 परसेंटेज की बात चल रही है। तो ये कितना आ गया 20 पंचे 100, 8 पंच 40, 40% कम हो गया है। तो कितने परसेंट वेपर प्रेशर कम हो गया है 40%। अब चेक कर लो 20 का 8 कितने परसेंट है 40% है, 20 था 8 कम हो गया, तो कितने परसेंट कम हो गया है 8 डिवाइडेड बाई 20, 8 डिवाइडेड बाई 20, ये देखो इंटू 100। अच्छा इस बात को परसेंटेज में ना बोल के फ्रैक्शन में बोला जाए। यदि कोई ये पूछता कितने फ्रैक्शन, देखो मैं थोड़ा सा हिंदी लिखता हूं तो आपको दिक्कत तो नहीं आती, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, मतलब फील आ जाता है कि ये रियलिटी में है क्या, इसलिए मैं लिख देता हूं, इससे थोड़ी फील बढ़ जाती है। कितने फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं आता है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है, नॉन वैलेटाइल
सलूट मिलाने से। अब बताओ अब कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे? तो जब फ्रैक्शन की बात आती है तो बस 100 हटा दो। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आएगा। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आएगा। तो जब फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो ये 8 डिवाइडेड बाई 20। जब आई एम हिंदी में, अच्छा, जब फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो 8 डिवाइडेड बाई 20, 8 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो 8 को क्या लिखा जाता है? पी नॉट माइनस पी एस, और 20 क्या है? पी नॉट है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बोली जाती है? ये वैल्यू जिसको आप लैंग्वेज के फॉर्म में बोल रहे हो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिएक्ट में ये क्या बताता है? ये बताता है कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसका मतलब ये होता है, ये फ्रैक्शन को बताता है, ये फ्रैक्शन को बताता है। और जबकि पी नॉट माइनस पी एस एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसी को कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता क्या है, क्या समझाता है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है? वो ये बताता है कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ये देखो हमने क्या किया है, मैं इसको बस नीचे लाया हूं। ये क्या बताता है? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, और ये उसी के फ्रैक्शन को बताता है। मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू को बता रहा है, एक उसके परसेंटेज को बता रहा है। ये देखो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? काई ए के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? काई ए के बराबर है। तो ये बात हम लोग चल के जरा सीएसडी में लिख देते हैं। तो देखो ये क्या आया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आ गया काई ए है। और ये क्या बता रहा है? पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू काई ए, ये बताता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरी वैल्यू बताती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या कहता है? ये बता रहा है कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, वो ये बता रहा है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? काई ए के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? काई ए के बराबर। और इसी फार्मूले को कहा जाता है राउल्स लॉ। यही राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है। ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है जब एक नॉन वैलेटाइल हो, जब क्या हो? एक नॉन वैलेटाइल हो, तब राउल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है।
कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है उतने ही फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो? तो कितने फ्रैक्शन डिक्रीज होता है? उतने ही फ्रैक्शन डिक्रीज होता है जितना उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। दोनों आपस में बराबर है ना। इसी को कहते हैं राउल्स लॉ। किस केस का राउल्स लॉ? जब एक नॉन वोलेटाइल हो, कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये क्लियर है? क्लियर है? और यदि क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। यदि क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। दो 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 दो। देखो, मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूं कि जो पढ़ाऊंगा पेपर में वही आएगा। कर पाने की गारंटी तुम्हारी है। कॉन्सेप्ट एक भी अलग नहीं आएगा। वो चाहे जितना टफ क्वेश्चन दे, उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ा रखा होगा। ये अपनी गारंटी है। ये अपनी गारंटी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा। बस तुम्हें ये देखना है कि तुम कर पा रहे हो नहीं, और तुम तब कर पाओगे जब चीजों को बहुत रिवाइज करोगे, मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करोगे। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम अपना मस्त में एक पोस्ट में दूसरी पोस्ट पे चले गए, है ना। अब दूसरे कॉलम पे जाके अपना कुछ देख रहे हो, सॉरी, दूसरे कॉलम पे जाके कुछ इधर उधर ताक रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये होता है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये मोल ऑफ सॉल्यूट नो, मोल ऑफ सॉल्वेंट नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अच्छा, अब मुझे एक और जवाब दो। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जरा देखना। आप फ्रैक्शन में, आपको हमने ये पढ़ा रखा है, यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो अब बताओ, ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? फ्रैक्शन। चेक करो कितने फ्रैक्शन। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया परसेंटेज। अब ये क्या बताता है? यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन कर रहा है कितने परसेंटेज। चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं, परसेंटेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है ना, कम। यार ये सब ये कहां है? हाँ, कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा?
परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरी वैल्यू परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है। यहां पर भी काम लिखा है, कम। कम है ना, हर जगह चेंज कर देता हूं। ए भाई कितनी जगह लिखा है मैंने। देखो, किसी चीज को समझाने के लिए मैं कितना ज्यादा आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर ये काम कैसे आएगा देखना। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जरा इसका आंसर बताओ, गौर से देखिएगा। अब आप इसका आंसर बताइए, देखिए आंसर दीजिए। ठीक है, आपको आंसर देना है। कैसे निकालोगे आप समझो। 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया dissolve in water solvent the vapor pressure of solution decreases 20% in presence of urea. Calculate mole fraction of A solute, mole fraction of solute, B solvent। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा जिसको रियल मीनिंग पता होगी। जिसको रियल मीनिंग पता है ना, उसके लिए क्वेश्चन हलवा है। नहीं तो उसको यही नहीं समझ में आएगा इसको सॉल्व कैसे करें। वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया है? 20%। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस 20%। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी है? ये इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या आ गया? ये आ गया। ये क्या होता है? 0.2 आ गया। और पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू किसके बराबर होती है? काई के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया ये। क्यों? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है? काई के बराबर। और काई की वैल्यू आ गई क्या? 0.2। तो काई बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.8। क्यों? दोनों का सम 1 के बराबर है। ये आंसर आ गया। तो यदि आपको आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तो क्वेश्चन चुटकियों में निकलता है। इसी वजह से जब टीचर क्वेश्चन पढ़ता है तो खट से कर देता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है तो नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर इंटेलिजेंट है ना यार, हम इंटेलिजेंट तुमसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? तुम यंग ब्लड हो, तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलता है। तुमसे हम तेज नहीं हो सकते, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बस
तेज नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने पढ़ रखा है और हजारों बार रिवीजन कर रखा है। तेज तो तुम ही हो हमारे चाचा चौधरी, तेज तो हमारे तुम ही हो चाचा चौधरी, है ना? हाँ, मगर तुमने इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, पढ़ नहीं रखा है, और पढ़ भी रखा है तो भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि पहली बार है ना? पहली बार है, कोई मूवी तो है नहीं, कोई मूवी तो है नहीं। हाँ हाँ, अच्छा एसीपी सर चाचा चौधरी है, हाँ हो सकते हैं एसीपी सर चाचा चौधरी हो सकते हैं, वैसे उनका नाम आशीष चौधरी है तो चाचा चौधरी तो है। आओ, नीमू कह रहे सर मक्खन लगाना सर बंद करो। अरे यार तुमसे हमें उम्मीद नहीं है? मक्कार, चलो ये बात समझ पाए तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मैं एक डरावना कॉन्सेप्ट एक और देने जा रहा हूं, गौर सुनिए। यस यस, चलो चाचा चौधरी एंड साबू की टोली आओ। चलो भाई इधर देखो, अब गौर से देखना। मुन्ना मुन्ना इधर देखो, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूं, थोड़ा और ओपन कर रहा हूं, कोई बच्चा बुरा ना माने, कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा, मैं इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूं। ये ऐसे लिखा है, यस। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या बुरा मानोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखा जाता है? ऐसे, बुरा मानोगे? नहीं, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, है कि नहीं? है कि नहीं है? यस। अब दो चार बच्चे कहेंगे कि सर आपने बैटरी अभी फिर नहीं मंगाई। यार क्या बताओ, आज मैं कल कल क्लास नहीं, कल ऑर्डर दे दूंगा। मैंने कहा पहले ही चेंज कर लूं, खत्म होने से पहले, है कि नहीं? हाँ, एक बच्चे कह रहे सर कंजूस हो आप, तो ठीक है तुम ही ऑर्डर कर दो भाई, तुम ऑर्डर कर दो। हाँ, आओ निकम्मो, चलो चालू करते हैं। देखो निकम्मो ध्यान दो, इस चीज को रीअरेंज करने पर ऐसे भी लिखा जा सकता है। गौर से देखना, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। जब तुम नीचे पी एस करोगे तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है। ये देखो, ये रीअरेंजमेंट फॉर्म है, इसको रीअरेंज करोगे तब ये आ जाएगा। रीअरेंज करने पर आता है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तब ये आएगा, तब ये आएगा। इसका हम यूज क्यों करते हैं? ध्यान रखना, इसका यूज क्यों करते हैं, गौर सुनो। इसका यूज इसलिए करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है और इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें कैलकुलेशन कम है। और ये दोनों फार्मूले यूनिवर्सल फार्मूले हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये दो अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों सेम चीज है, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब हर टाइप के सॉल्यूशन पे लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है?
वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन। ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन का मतलब डाइल्यूटेड सोल्यूशन पर भी, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पर भी, चाहे जैसा सोल्यूशन हो उन सब पर वैलिड है। मैंने इसको बार रीअरेंज किया है और मैं करके भी दिखा दूंगा अभी, है ना। पहले जरा मैं समझा लूं। अब देखो, जब हमारा सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, 2 मिनट मुझे दो, 2 मिनट। जब सोल्यूशन डाइल्यूट होगा इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ये लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है, तो सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से फार्मूला आ सकता है। अब 2 मिनट मेरी बात सुनना, मैं सब समझा रहा हूं, ठीक है। अभी डाउट आए होंगे, पहले मेरी बात सुन लेना सब लोग। देखो बच्चों, 2007 से पहले, 2007 से पहले एनसीईआरटी में क्या होता है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट माना जाता है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे बहुत अच्छे से होल्ड होता है। राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे बहुत अच्छे से होल्ड होता है। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं उन सब ने सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान के किया है। तो अपने आप बच्चे ये फार्मूला लगा देते हैं। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन 2008, 9, 7 वाले जो हैं, उन सब क्वेश्चनों में ये फार्मूला यूज किया गया है, और जबकि पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। फिर से सुनो, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा जाए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब तक ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो, ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। यदि कैलकुलेशन को इजी करना है तो ये लगाओ, ये सभी टाइप के सॉल्यूशन पर वैलिड है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी ये फार्मूला लगा दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू वाले कि तुम मेरे कॉन्सेप्ट से निकालोगे आंसर नहीं आएगा, इसको लगा के निकालोगे आंसर आ जाएगा, मगर वो गलत है, और कई बुकों में भी लगा हुआ है, वो गलत लगा हुआ है। उसका रीजन बताता हूं। 2005 में आईआईटी में एक क्वेश्चन आया, 2005 की बात है या 4 की बात है, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया, तो बच्चों ने क्या किया, ये फार्मूला ना लगा के ये वाला लगा दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानते हुए। अपने आप मान लिया कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है और ये फार्मूला लगा दिया। उस समय आईआईटी क्या है, सॉल्यूशन देता था, मतलब हैंड रिटन सॉल्यूशन देता था, प्रिंटेड सॉल्यूशन देता था आईआईटी। तो आईआईटी ने कहा कि प्रभु, जब मैंने तुमसे कहा नहीं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो तुमने अपनी तरफ से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैसे मान लिया? आप बाबागिरी कब से सीख गए? ओह, तुम इस साल नीट निकाल लोगे, तुम अपनी तरफ से कैसे मान सकते हो? तो उन्होंने सबका नंबर काट लिया। उस समय स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती थी, सबके नंबर काट लिए। उन्होंने कहा कि यदि आपको कैलकुलेशन इजी करने की चुल मची है, तो यदि आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो इसका रीअरेंजमेंट फॉर्म ये है। उन्होंने रीअरेंज करके भी दिखाया है। उस समय तो मैंने पढ़ाना सीखा ही था ना, तो मुझे तो याद है। उन्होंने इसको रीअरेंज करके ये दिखाया और कहा कि आप ये लगाओ, यदि आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप ये लगाओ। ये फार्मूला तब तक नहीं लगाओगे जब तक सॉल्यूशन में साफ साफ ना कहा जाए कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। यदि वो नहीं कह रहा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो आप उसका रीअरेंजमेंट फॉर्म लगाओ। ये और ये सेम चीज है, ध्यान रखना, ये और ये सेम चीज है, और मैंने कहीं गलती नहीं लिखी है। कभी कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि शायद सर ने ना ध्यान नहीं दिया होगा, गलत लिख दिया होगा, और सोचना जायज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से भी गलती होती है यार, इतना सारा लिखते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहां पे देखो P0 है और यहां पे PS है, तो ये इसका रीअरेंजमेंट फॉर्म है, ये इसका रीअरेंजमेंट फॉर्म है। तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों वैलिड है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, मगर ये तब लगेगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो। और आप
हो सकता है इस फार्मूले के कई क्वेश्चन आप लगाओ तो आपका आंसर मैच ना करे, मगर ध्यान रखना तुम सही हो, बुक में सोल्यूशन गलत दिया है, पीवाईक्यू का सोल्यूशन गलत है, तुम सही हो। क्यों? तब तक लोग यही करते थे, नीट में भी यही 2008 तक चला है। फिर आईआईटी की बात उन लोगों को सबको समझ में आई कि नहीं प्रभु अब ऐसा नहीं करना है, नहीं प्रभु अब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे, जब तक वो नहीं कहेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तब तक हम यही लगाते रहेंगे, ये लगाएंगे ही नहीं, ये नहीं लगाएंगे। ये तभी लगाएंगे जब तुम कह दोगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, नहीं तो हम यही वाला यूज करेंगे। और ये दोनों एक चीज है, फिर समझ लो, ये और ये दोनों एक चीज है। तो अब मैं आपको अगले पेज पे ले जाता हूं, कॉन्सेप्ट लिखता हूं। देखो ये हमारा सीएसडी चल रहा है, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स। अब कॉन्सेप्ट नोट्स में ये बात भी बहुत अच्छे से लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट नोट्स में ये बात भी बहुत अच्छे से लिख देता हूं। देखो गौर समझो, ये फार्मूला, ये देखिए, या ये फार्मूला, दोनों सेम बात है। आप ये लिखो या ये लिखो, ये देखो पीएस लिख दिया, ये सेम बात है। ये क्या है? सेम बात है। ये देखो, ये दोनों सेम बात है, आप चाहे जो लिखो। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम करेगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा है इससे, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। मगर ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, और ये दोनों सेम बात है। अब गौर से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा चीजों को और आगे सिखाता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। नीरज, नीरज ऐसा कुछ नहीं है, नीरज ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब गौर से मेरी बात को सुनना। अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन देखते ही बन जाए, जैसे आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो ये बच्चों ऐसे लिखा है, लिखा है ना, लिखा है। अच्छा, मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होता है, मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होता है। यह बात सही है कि नहीं? इसका मतलब आपको मोल का रेशियो दिया है तो आप मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? यदि मैं इसको इसके बराबर कर दूं तो कोई बुरा मानेगा नहीं, क्योंकि जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का मैंने फार्मूला पढ़ाया है इन टर्म ऑफ मोललिटी, Chi1 अपॉन Chi2 इक्वल टू मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इसके बराबर भी करूंगा, मैं इसको इसके बराबर भी करूंगा, मैं इसको इसके बराबर भी करूंगा, क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का, जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, और मोल फ्रैक्शन बराबर ये होता है Chi1 अपॉन Chi2 इक्वल टू होता है मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वहां पे जगह खत्म हो गई है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको खोल दो तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूशन ए सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर वेट ऊपर हो जाएंगे ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब वो मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तब मैं ये वाला लगा दूंगा। गौर से देखो, इसको खोला तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको खोला मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखो ऐसे। क्या ये बात समझ गए? क्या ये बात समझ गए? फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 1/2 पार्ट मैंने तुम्हें दे दिए, तो ये जो पार्ट होता है इसी को साइंस की लैंग्वेज में फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को साइंस की लैंग्वेज में फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्ट को ही फ्रैक्शन बोला जाता है बेटा हुसैन। देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू है एन ए अपॉन एन बी। एन ए अपॉन एन बी की जगह क्या क्या लिख सकते हो? और ये मैं पहली बार नहीं लिख रहा हूं, कम से कम तीसरी बार ये लिख रहा हूं कि एन ए अपॉन एन बी की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है। ये चारों बातें मैं पीछे लिख चुका हूं। ये चारों बातें मैं पीछे लिख सकता हूं। वाई ए अपॉन वाई बी के केस में, वाई ए अपॉन वाई बी के केस में ये चारों बातें मैं पीछे लिख चुका हूं। ये जो मैंने लिखा है अभी, ये मैंने कल भी लिखा है, कल या परसों लिखा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया लिख रहा हूं, ये मैं पीछे भी लिख चुका हूं। अब देखो जरा, इन पर मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ यार सर जो कह रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे हम दोनों लोगों को इन चीजों का खूब अच्छे से आइडिया हो कि क्या है। ठीक है, खूब अच्छे से आइडिया हो। चलो आओ एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm in 2 column ऑफ मर्करी। अब बस तुम मुझे ये बता दो ये दिया क्या है। और भाई तुम ना बता पाए तो ना तो बहुत मारूंगा। मैंने कहा था लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो। मैंने इतना ज्यादा लैंग्वेज क्यों लिखी है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हर चीज में क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है इसकी लैंग्वेज ही टफ होती है क्वेश्चन में। अब बताओ ये दिया क्या है। The vapor pressure of solvent decreased by 10 mm in 2 column of mercury। ये क्या चीज दिया है? ये दिया है P नॉट माइनस पी एस की वैल्यू। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है सॉल्वेंट का नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से? कितना डिक्रीज हुआ है? 10। तो ये P नॉट माइनस पी एस हुआ ना। When a non-volatile solute was added to the solvent, जब नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना डिक्रीज होता है? 10 mm। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू दी है? पी नॉट माइनस पी एस की। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, और काइए की वैल्यू ये दी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज 0.2। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 10 दी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू दी है 0.2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब पढ़ो, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी। आप उस समय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ जब ये 20 mm डिक्रीज करेगा, उस समय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। उस समय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब ये 10 की जगह 20 mm डिक्रीज करेगा। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीजेस in the vapor pressure is to be 20 mm of mercury। उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा जब ये 20 mm ऑफ मर्करी डिक्रीज करेगा। ठीक है, आपको फार्मूला पता है, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या होता है? तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू होता है पी नॉट इंटू काइए। इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो इसकी वैल्यू कहीं से मिल जाए।
बस क्वेश्चन खत्म। भाई इसकी मिल जाएगी तो का ये मिल जाएगा, का ये मिल जाएगा तो का भी मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी? पहली वाली इक्वेशन से। क्यों? पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट का ये। इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 0.2, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिवाइडेड बाई 0.2, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50। और आपको पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पहली वाली कंडीशन से मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाला, दूसरे में रख दिया जाके। तो काये की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 2/5। वो पूछ किसका रहा है? सॉल्वेंट का। तो 1 माइनस काये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 0.6, मतलब 0.6 है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने लैंग्वेज को हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब में क्यों बताया है। क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर क्वेश्चन जब फंसाया जाएगा तो लैंग्वेज में ही फंसाया जाएगा, लैंग्वेज में ही फंसाया जाएगा। ये देखो, बात समझ में आ गई सबको? वो कह रहा है कि जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 10 mm डिक्रीज कर गया। तो उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ जब वेपर प्रेशर 20 mm डिक्रीज कर जाएगा। तो मैंने कहा जब 20 mm डिक्रीज करेगा उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो हमें यदि पी नॉट की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। पी नॉट की वैल्यू ऊपर वाली कंडीशन से निकाल दी, पी नॉट की वैल्यू ऊपर वाली। वो कह रहा है उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना डिक्रीज करेगा? 20 mm। तो मैंने इसकी जगह 20 रख दिया। ये निकालना है और ये पता नहीं है। यदि ये पता लग जाए तो ये निकल आएगा, और ये निकल आया तो ये निकल आएगा। क्यों? काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ये देखो, अब ये कैसे निकले? पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो तो कांस्टेंट होता है, तो जो पहले दिया था उससे निकाला। जब 10 mm डिक्रीज हो रहा था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 था, तो मैंने फार्मूले में डाल दिया। इस फार्मूले में डाल के पी नॉट निकाल लाया, जो पी नॉट मिला उसको यहां डाल दिया, निकल आया। जो पी नॉट मिला उसको यहां डाल दिया, निकल आया है। अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करिए। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन when 15 gram of non volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, its vapor pressure decreases to इतना। अब ये क्या है? पीएस। वो कह रहा है जब 15 ग्राम सॉल्यूट 250 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 120.2 mm तक रह जाता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। अब आप बताओ कौन सा लगाओगे? आप लगाओगे ये वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला। देखो, अब हो सकता है मेरा आंसर और इनका आंसर मैच ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्होंने डाइल्यूट मान के कर दिया हो। 95 का क्वेश्चन है, इन्होंने डाइल्यूट मान के कर दिया हो। मगर आप ऐसे ही लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूं, जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है? आप ऐसा ना हो कि आंसर मिलाने के चक्कर में गलत सॉल्यूशन लगा दें। वो बुक में गलत सॉल्यूशन दिया है, लोगों ने क्या है सॉल्यूशन उसी तरह से चिपका दिए, मगर रियलिटी में अब वो गलत है। इसकी वैल्यू कितनी है? ए कितना है भाई? 15 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी है? 250। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 78। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सही है? ओके, ठीक है, मस्त। आ जाओ, अब इसको कट्टम काट खेलो।
कट्टम काट खेलो, ये सॉरी इसको पहले करो, इसको यार जरा माइनस करना कोई बच्चा, भाई कोई करके दो यार। ओह, देखो 120 से 120 चला गया है ना, फिर बचा 1.8 और ये 0.2 है, तो 1.8 से 0.2 जाएगा तो 1.6 बचेगा। अब यहां इसको 5 से उड़ा दो, 5 3 15 और 5 25। अब इसको सॉल्व कर लो, एम ए इक्वल टू, ये इसको इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ, तो देखो 3 इंटू 78 इंटू 120.2, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो 50 डिवाइडेड बाई 1.6। अब ये मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 78 इंटू 120.2 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1.6, तो आंसर आ रहा है 351.58। अब हो सकता है मेरा आंसर इनका आंसर मैच ना करे, देख लो कोई मैच नहीं कर रहा है, देख लो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या मैंने सोल्यूशन गलत लगाया है? नहीं यार, मैंने सही लगाया है, भाई लोगों ने गलत कर रखा है, भाई लोगों ने गलत कर रखा है। अभी देखना, अभी मैं गलत सोल्यूशन करूंगा, आंसर मैच कर जाएगा। पूरे सोल्यूशन में देखो कहीं डाइल्यूट लिखा है, पढ़ के सुनाओ, कहीं डाइल्यूट लिखा है? चेक करो, नहीं। आप चेक करिए, कहीं पर भी डाइल्यूट लिखा हो तो बताओ। नहीं, नहीं लिखा है। अब मैं रॉन्ग करूंगा, आंसर मैच कर जाएगा, और बहुत सारे लोग आंसर मैच करने के लिए यही कर देते हैं, रॉन्ग सोल्यूशन है ये। अभी देखना मैच कर जाएगा, आप लगा दो, ये डाइल्यूट सोल्यूशन वाला फार्मूला है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन वाला फार्मूला है, ये देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, डाइल्यूट सोल्यूशन वाला है। अब आप इसको लगा दो, उसी तरह से मैंने खोल दिया इसको, अब आप इसको लगाओ, देखो आंसर मैच कर जाएगा। अब आप इसको लगाओ, आंसर मैच कर जाएगा, जबकि ये गलत है। अब देखो यहां पे करना क्या है, सिर्फ 120 की जगह 121.8 डालना है। तो जब आप 120 की जगह 121.8 डालोगे तो देखो क्या आएगा, अपने आप देख लो। देखो 3 इंटू 78 सॉरी 3 इंटू 78 इंटू 121.8 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1.6, देखो आ गया 356.2, 356.2। अब देखो आंसर मैच कर गया होगा, ये देखो है आंसर मैच कर गया, मगर ये गलत सोल्यूशन है। बुकों में भी यही मिलेगा, हो सकता है कुछ लोग यही सोल्यूशन बता भी दें तुम्हें, कुछ लोग यही सोल्यूशन बता भी दें, मगर तुम मत लगाना, ये गलत सोल्यूशन है। इसका सही सोल्यूशन ये है। मैच क्यों नहीं कर रहा है? उस समय लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं था, उस समय लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं था। ये तो आईआईटी वालों ने बताया कि क्या फर्जीपना फैलाए हो यार तुम लोग, गलत सलत चल रहा है, ऑप्शन गलत नहीं है प्रभु, इतनी देर से यही तो बता रहे हैं। दास बाबू, दास बाबू कभी हमारी बात भी सुन लिया करो, कहां खोए रहते हो यार। ऑप्शन गलत नहीं है, उस समय के हिसाब से ये सब कुछ सही है, क्वेश्चन सही है, मगर अब नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये मत लगा देना, या ऑप्शन मैच करने के चक्कर में तुम ये लगा दो, है ना, ऑप्शन मैच करने के चक्कर में तुम ये लगा दो। अब बुक का काम क्या होता है? कट पेस्ट करना, तो उन्होंने तो कट किया, सॉल्यूशन भी पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन भी पेस्ट कर दिया, और ये देख ही नहीं रहे कि यार वो जमाना चले गए, वो फर्जी जो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे थे वो अब नहीं पढ़ाने हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है,
सही कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, गलती मत कर देना। हाँ चलो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और वैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, मुझे लग रहा मैंने डाला है मगर शायद देख लूं एक बार, छोटा होगा तो बताएंगे, नहीं तो भी छोड़ देंगे। टू लिक्विड A and B form ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution contain 1 mole of A, 3 mole of B is इतना. At the same temperature 1 mole of B is also added. The vapor pressure of solution increases to इतना. ठीक है, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये पेपर में आ सकता है, ये कर लो, ये आईआईटी में क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में है ना, मगर ये आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि ये आया है 82 में। 82 में लोग हाई स्कूल नहीं पास होते थे, जिन जो हाई स्कूल पास होते थे उनकी नौकरी लग जाया करती थी। हाई स्कूल का मतलब 10th पास, मतलब जो 10th भी पास हो गया उसकी नौकरी लग जाती थी। तो उस समय के हिसाब से ये टफ क्वेश्चन रहे होंगे, आज के हिसाब से तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। पढ़ो, इसमें ऑप्शन बना देंगे, बस जैसे ही ऑप्शन बना देंगे ये नीट का क्वेश्चन हो जाएगा। टू लिक्विड A and B form ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution contain 1 mole of A, 3 mole of B is 550 mmHg. देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 550 mmHg। मोल कितने हैं, मोल ऑफ ए है 1, मोल ऑफ बी है 3। फिर वो कह रहा है इफ वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, बी के 1 मोल को और मिला दिया गया, तो जब इसमें 1 मोल और मिला दोगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 मोल। ए तो मिलाया नहीं गया है तो ए की वैल्यू अभी भी 1 रहेगी। तब क्या होता है जरा देखो, then the vapor pressure of solution increases 10 mm of Hg। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 10 mm ऑफ Hg और इंक्रीज हो जाता है, तो अब कितना हो जाएगा, जब 10 इंक्रीज हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू बताओ। अब आपके पेपर में कोई एक चीज पूछी जाएगी, तो यार देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। कैसे, पहली इक्वेशन लगाओ, PS इक्वल टू P नॉट का ये PB नॉट का बी, तो ये कितना है 555, PA नॉट निकालना है, का ये क्या होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं 4 और मोल ऑफ ए 1, PV नॉट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, देखो तो प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है इतना, PA नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल अब कितने हो गए 5, टोटल मोल कितने हो गए 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी के मोल कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 5। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ और माइनस कर दो, देखो 4 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, कोई बताओ यार बच्चों, टैलेंट दिखाओ यार, 0, 5 चौको 20, 0, 5 चौको 20, 22, तो ये ऐसे आ गया। अब 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 0, 5 छक्का 30, 3, 5 25, 25 और 3 28, ये ऐसे आ गया। अब देखो उन्होंने कैलकुलेशन कितनी इजी दी है, अब इसको माइनस कर दो,
ये कट गया, ये आ गया 600 माइनस का, और ये आ गया माइनस का ये, तो माइनस माइनस कट गया, तो पीबी नॉट की वैल्यू 600 आ गई। अब किसी में वैल्यू डाल दोगे तो पीए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पीए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेना, 400 आ रही है, बच्चे कह रहे हैं। तो बच्चों के कहने से मैं लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता है, बच्चों के कहने से लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता है ना, बस हो गया। मगर उस जमाने में ये क्वेश्चन भी बहुत भारी हुआ करता था, क्योंकि लोगों को नॉलेज का बहुत अभाव था। लोग कहते हैं कि अब क्या पढ़ाई है, मैं आपको अभी कह रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हो ना, ज्यादा टफ चीजें पढ़ रहे हो, हम लोग उससे कम टफ चीजें पढ़ते थे। हमें टफ क्यों लगता था? क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई नेट नहीं था, तो हमें क्या है, लिमिटेड टीचर और लिमिटेड बुक मिलती थी, उन्हीं से काम चलाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई चीज नहीं आ रही, आपने नेट पे डाल दी, आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो 1000 टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, समझ लिया है कि नहीं। हम लोगों को कोई चीज नहीं आती थी तो बुक पढ़ते थे, अब बुक से भी नहीं समझ में आई तो अब कैसे पता चलेगा? मैं सोचो, मैं पढ़ रहा हूं, अब बुक पढ़ रहा हूं, अब मुझे बुक से वो चीज नहीं समझ में आ रही है, अब मैं कहां करूंगा? यूट्यूब था नहीं, नेट था नहीं, तो अब बताओ मैं क्या करूंगा? अब मैं दूसरे दिन जाके टीचर से पूछूंगा, वो भी उसने बता दिया तो, मान लो टीचर बहुत बिजी है क्लासों में, तो भी नहीं बताएगा, क्यों? हम मिल ही नहीं पाएंगे उससे। अब मिल नहीं पाएंगे तो वो हमारा डाउट रहेगा, किसी दोस्त से पूछेंगे या रिश्तेदार से पूछेंगे। तो उस समय ये टफ था, उस समय के क्वेश्चन इजी आते थे, मगर ये सारी चीजें टफ थी, तो ये भी तो एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है। तो प्रिपरेशन करना और समझना टफ लगता था, क्योंकि ये भी एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है। हाँ पीयूष, गौर समझो, पीयूष वो कह रहा है जब लिक्विड ए का मोल 1 है, लिक्विड बी का मोल 3 है, तो टोटल प्रेशर इतना है। तो यदि लिक्विड बी का एक और मोल बढ़ा दिया जाए तो टोटल प्रेशर 10 mmHg और इंक्रीज कर जाता है। तो 550 था, 10 और इंक्रीज कर गया तो 560 हो गया। वो तो पूछ रहा है पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू बताओ, तो मैंने एक इक्वेशन इसके लिए बताई, टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ का ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डाल दिया। अब जब सॉल्यूशन का प्रेशर इतना था, तब मोल इतने इतने थे, तब इक्वेशन बना ली, बस इनको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, है ना, इनको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा, अब लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मगर लिख दूंगा तो तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। पढ़ा चुका हूं मगर याद नहीं रहेगा, गौर सुनना। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, गौर से देखो, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो उस समय का टेंपरेचर क्या होगा? उस समय का टेंपरेचर क्या होगा बताओ? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो उस समय के टेंपरेचर क्या होगा? उस समय के टेंपरेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? उस समय के टेंपरेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बात मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूं, बॉइलिंग पॉइंट जाने कितनी बार पढ़ा चुका हूं है। अब उल्टा करो, अब उल्टा करो, यदि कहीं पे टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दिया है, यदि कहीं पे टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दिया है, तो उस जगह का प्रेशर कितना होगा बताओ? अब उल्टा पूछ रहा हूं, कोई क्वेश्चन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है, कोई क्वेश्चन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है, तो उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बताओ? उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे चल रहा है, तो उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तुम्हें नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो वो देगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम है, मैं लिख देता हूं, यदि क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे चल रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे चल रहा है मतलब पूछा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे चल रहा है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पी नॉट की वैल्यू नहीं दी होगी, वहां पर आपको पी नॉट की वैल्यू ये समझनी है, पी नॉट की वैल्यू क्या समझनी है, ये अपने आप बाय डिफिनीशन। बच्चों ने कहा सर आप ना यार पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो, जरा एक क्वेश्चन तो दिखाओ। अब देखना, तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन गलत है, तुम्हें ये फील आएगा या ये क्वेश्चन गलत है, इसमें यह डाटा मिसिंग है। पढ़ो, देखना, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर इक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। कुछ दिया ही नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है तुमसे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है और मोलरिटी गिवन है, बस चेक करो, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर इक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अब तुम कहोगे कि यार सर ये डाटा मिसिंग है, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ाया है, आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है, मगर ये लग ही नहीं पा रहा है, ये लग ही नहीं पा रहा है। आप ये कहोगे ये पढ़ाया है कि नहीं, नहीं तो 10-12 बच्चे तो यही कह देंगे, है ना, कुछ 100 बच्चे तो यही कह देंगे कि सर ये कब पढ़ाया, ये कब पढ़ाया आपने, प्रभु ये याद आया कहां पढ़ाया है। भाई पहले मारे जाओ और फिर पढ़ाना चाहिए तुम्हें, पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, मारना चाहिए फिर पढ़ाना चाहिए। ये देखो, ये इसके बराबर, मैंने तुमसे कहा था ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कहां चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है, ये वाटर है एक्वस सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब चल रहा है तो उस जगह पे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने आप दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे चल रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होगा, वो देगा, क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको नोन है। ऐसे तुम कोई भी लिक्विड ले लोगे तो हमें क्या पता वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, भाई हमें कैसे पता चलेगा। अब तुमने कहा कि बेंजीन पे चल रहा है, अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमें थोड़ी पता है और ना हम याद रखेंगे, क्यों? हजारों सॉल्वेंट है। तो वाटर की सारी चीजें स्टैंडर्ड है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो वाटर पे बनेगा, और यदि कोई और लिक्विड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया जाएगा कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो बहुत सस्ता क्वेश्चन हो गया, अब बहुत सस्ता क्वेश्चन हो गया। मगर यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो बहुत महंगा क्वेश्चन है, तुमसे सॉल्व भी नहीं होगा, और यदि आता है तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फिर एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, अब बस आप कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, डरना नहीं। अब 18 जोड़ दो, 1018, ये इधर जाएगा तो 1018 हो गया, तो 1018 पी बराबर इतना, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा। अब कट्टम काट खेल लो, अब कट्टम काट खेल लो, आंसर इससे कम आएगा, है ना। अच्छा सारे आंसर तो कम दिए, बस ये नहीं आएगा, इनमें से कोई आएगा, मगर सारे आंसर कम दिए हैं इसलिए करना पड़ेगा। कितना था, 760 डिवाइडेड बाई, तो ये आ रहा है 746.5, 746.5, ये आंसर हुआ। क्या ये बातें समझ में आई आपको, सारी बातें समझ में आई? क्या सभी बच्चों को ये सारा समझ में आया, समझ पाए सब लोग कैसे किया, कब कब क्या क्या बताया?
भाई ये सारे पॉइंट याद रखना, आज मैंने कई पॉइंट पढ़ाए हैं। देखो सीएसडी के 2 पेज भरे हैं, ये सारे पॉइंट याद रखना, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट है ना। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये तुम्हें स्टोर भी रखने हैं, नहीं तो तुम लैंग्वेज में फंस जाओगे, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज टप की जाएगी, किसकी लैंग्वेज टप की जाएगी, किसका कैलकुलेशन टप किया जाएगा, ये मैं सब बताता रहूंगा आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां लैंग्वेज बहुत टफ होगी, इसी वजह से मैंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब में लिखा है, जैसे तुम इस लैंग्वेज का मतलब समझ पाओ अच्छे से, जैसे तुम इस लैंग्वेज का मतलब समझ पाओ। अब आप डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो, मैंने डीपीपी नंबर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, आप लोग होमवर्क में डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो। डीपीपी नंबर 1 मैं इसका वीडियो सोल्यूशन आपको कल दे दूंगा, डीपीपी नंबर 1 आप कर सकते हो, होमवर्क में ये है, और इसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं, आज और भी काम है, और हो सकता है आज बना लूं। डीपीपी नंबर 1, तो अब आपको मैंने सारा वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है जो डीपीपी नंबर 1 में यूज होना है, पूरा वेपर प्रेशर पढ़ा दिया है, राउल्ट्स लॉ के दोनों केस पढ़ा दिए हैं, तो अब आप डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो, होमवर्क में डीपीपी नंबर 1 है। डीपीपी नंबर 1 में 11 क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है 11 या 13, इनको आपको करना है, आराम से करिए, आराम से करिएगा, ठीक है। डीपीपी नंबर 1 करिएगा सारे लोग। हाँ, अभी नीट एडवांस बुक आपके पास आई नहीं है, नहीं तो मैं उसके क्वेश्चन भी लिख देता कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसके भी लिख देता, मगर वो अभी आपके पास आई नहीं है, तो सभी बच्चे तब नीट एडवांस बुक ले लें, हम लोगों को इसको भी पूरा लगाना है, क्योंकि इस पर भी मैंने चुनिंदा क्वेश्चन डाले हैं, चुनिंदा मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मगर ऐसा नहीं कि वो नीट के बाहर है, सब नीट के ही क्वेश्चन है, मगर उनकी लैंग्वेज अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड किया है, जैसे नई नई लैंग्वेज को करना सीखो, है ना। बहुत अच्छी बुक है, कोई कट पेस्ट वाला काम नहीं है, बहुत मस्त बनाई है, मतलब उसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाले हैं लिख के, तो इसलिए वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है। आप जरूर नीट एडवांस को भी करें, तो इसको ले लीजिए, करेंगे तब जब आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये करिएगा, ठीक है। और भाई जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज भी करते रहो, क्योंकि कल की क्लास में जो सुबह सुबह टेस्ट होगा वो इन्हीं क्वेश्चनों का होगा, आज जो पढ़ाया उसी का होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। एम को कभी मत भूलो कि हमारा एम क्या है, हम सुबह उठ के जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम मतलब आप, हमारा तो काम है यार, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, वो पूरी होनी चाहिए, है ना। हाँ बच्चों, बाय बाय, बाय।